Hello students, I am Dr. Parul Singh, Assistant Professor Sociology, Government Arts Girls College Kota एंड आज हम यहाँ आपका BA फर्स्ट ईयर का जो पेपर 2 है हम उसको शुरू करेंगे समाजशास्त्र विषय। और हम लोग सिलेबस पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सिलेबस के वीडियोस हमने बनाए हैं फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का, जहाँ पर आपको इन दोनों पेपर्स में फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में आपके सिलेबस के अंदर जो जो टॉपिक्स कवर किए जाएंगे उसके बारे में बताया गया है। और इसके साथ ही आप लोगों का जो परीक्षा का जो पैटर्न है वो पैटर्न भी डिस्कस किया गया है इन रूटीन। और यदि कोविड की वजह से कोई चेंजेस होंगे तो वो हम आगे उसको डिस्कस कर लेंगे। तो आज हम यहाँ आपका पेपर 2 का जो टॉपिक 1 है वो टॉपिक 1 हम स्टार्ट करेंगे। और टॉपिक 1 क्योंकि हम यहाँ पेपर पढ़ रहे हैं आपका इंडियन सोसाइटी अर्थात भारतीय समाज, तो सबसे पहले हमें भारतीय समाज को समझने के लिए भारतीय समाज की जो पृष्ठभूमि है, जो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हमें समझना जरूरी है। हम सभी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि प्रत्येक जो समाज होता है उसकी अपनी एक संस्कृति होती है, उसका अपना एक इतिहास होता है। और किसी भी समाज को यदि हम वर्तमान परिदृश्य में समझना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसका इतिहास किस प्रकार का रहा है, उस इतिहास को भी हम एक बार समझने का प्रयास करें। और उसी के आधार पर हम आज के समाज को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और जो हमारा आने वाला समय है उस आने वाले समय के लिए भी हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार का हमें आगे का जो हमारा समाज है वो समाज हमारा होगा। तो यदि इस दृष्टि से हम भारतीय समाज को हम समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आता है प्रागैतिहासिक काल, यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड। और चूंकि ये जो पोर्शन हम पढ़ रहे हैं आज ये सोशियोलॉजी में तो इम्पोर्टेंस रखता ही है, सोशियोलॉजी के साथ साथ ये आपका जो हिस्ट्री है वहाँ हिस्ट्री में ये वाइडली कवर किया जाता है। आप लोग सभी अभी 11th-12th पास करके यहाँ पर आए हैं और 9th-10th में भी आपने निश्चित रूप से अपने सोशल स्टडीज़ आपने पढ़ा होगा और वहाँ पर ये जनरल चीज़ें हैं जो कि आपने ज़रूर पढ़ी होंगी। तो जो प्रागैतिहासिक काल है वो हमारा वह समय जबकि जो हमारे पास जो रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिटन डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं थे इस समय के। तो जो लिखित इतिहास से पूर्व का जो काल है उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जिसकी जो हमें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो और इस तरह की जो हमारी जो स्थानों की जो संस्कृतियां हैं, जो सभ्यताएं हैं हमारी, उन सभ्यताओं से जो खुदाई इत्यादि के माध्यम से जिन सभ्यताओं का हमें पता लगा है उनके आधार पर जिस समाज की जानकारी हमें मिलती है वह प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। और उस समय भी जो समाज था वो समाज बहुत एक व्यवस्थित रूप में हमारे सामने उपस्थित था। और सिंध के लरकाना, पंजाब का हड़प्पा, मोहनजोदड़ो इत्यादि स्थानों पर जो खुदाई का कार्य किया गया, उन खुदाई के कार्यों के आधार पर हमें ये पता चलता है कि उस समय की जो सभ्यताएं थी वो सभ्यताएं भी अत्यधिक विकसित अवस्था में थी और जो समाज था उस समय का वो समाज भी बहुत अधिक विकसित था। और ये जो समाज था ये लगभग ईसा से लगभग 3000 वर्ष पूर्व का समाज है। और जब संस्कृति की यदि हम बात करें तो उस समय नगरीय संस्कृति भी थी, जहाँ पे हमें ईंटों के पक्के भवन मिलते हैं और प्रॉपर बनी हुई हमें सड़कें दिखाई देती हैं और कुआं, स्नानागार और जो नालियां हैं, जो नगर में जो नालियां इत्यादि हैं वो बहुत अच्छे तरीके से सुनियोजित तरीके से बनी हुई थी। और जो लोग थे वो उस समय के प्रकृति पूजा में विश्वास रखते थे और सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्र इत्यादि बुनना जानते थे। मिट्टी, धातु की मूर्तियाँ हमें इस समय अवेलेबल हो पाती हैं और जो खुदाई में हमें प्राप्त हुई हैं। तो ये जो समय था ये समय हमारा 3000 वर्ष पूर्व, ईसा से 3000 वर्ष पूर्व का जो समय है उसे प्रागैतिहासिक काल के रूप में हम जानते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पीरियड आता है वो हमारा प्राचीन काल के रूप में हम उसको जानते हैं। और यह जो प्राचीन काल है इस काल को हमने अनेक भागों में विभाजित किया हुआ है, जिसमें सबसे पहले जो हमारा काल आता है वो वैदिक काल आता है। और जो वैदिक संस्कृति है उसके निर्माता आर्य माने जाते हैं और ईसा से 2500 वर्ष पूर्व का जो समय था उसको
वैदिक काल की संज्ञा दी जाती है और वैदिक काल को भी पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में विभाजित किया जाता है। तो जो समय है पूर्व वैदिक काल का, इसका ज्ञान हमें जो ऋग्वेद है, जिसको कि सबसे पुराना वेद भी माना जाता है, सबसे प्राचीन रचना जिसको माना जाता है, वहाँ से हमें पता चलता है पूर्व वैदिक काल के बारे में। और ये हमें पता चलता है कि उस समय के जो परिवार थे वो पितृसत्तात्मक परिवार थे, पंचायतें इत्यादि होती थी, गांव का मुखिया होता था जिसको ग्रामणी कहा जाता था, और समाज में वर्ण व्यवस्था हमें देखने के लिए मिलती थी। वर्ण यानी कि जो समाज था हमारा वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित था। और जो शासन का कार्य था वह राजा के द्वारा किया जाता था, जो कि परंपरागत प्रणाली थी। और जो पूजा पाठ इत्यादि के कार्य थे वो पंडितों के द्वारा या पुरोहित इत्यादि होते थे उनके द्वारा किया जाता था। उस समय का जो समाज था पूर्व वैदिक काल का, उसमें हमें स्त्रियों की जो स्थिति है वो स्त्रियों की स्थिति हमें अच्छी स्थिति दिखाई देती है। पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी जो कुप्रथाएं थी वो प्रचलन में नहीं थी। विधवा पुनः विवाह प्रचलन में था और शिक्षा का अधिकार था महिलाओं को। इस समय हमें घोषा, अपाला, विश्वधारा जैसे कुछ नाम हैं जो विदुषी महिलाएं थी, जो पढ़ी लिखी विद्वान महिलाएं थी, उनके नाम हमें सुनाई देते हैं। तो ये जो मोटी मोटी सी बातें हैं, वो मोटी मोटी सी चीज़ें हमें पूर्व वैदिक काल के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। इसके बाद में सूर्य, चंद्र, वायु, जल इत्यादि जो प्राकृतिक शक्तियाँ थी उनकी ही पूजा की जाती थी, और यज्ञ हवन इत्यादि के माध्यम से देवताओं इत्यादि को प्रसन्न किया जाता था। ऋग्वेद के बाद का जो समय है वो उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। और इस समय पर हमारे जो 4 प्रमुख जो वेद हैं, जिसमें से एक ऋग्वेद है, और ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य जो 3 वेद हैं, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, इनकी रचना हमें इस समय पर होती हुई दिखाई देती है। और गंगा और यमुना के मैदान और दक्षिण तक जो साउथ का जो एरिया है अभी, यहाँ तक भी हमें जो आर्य हैं वो आर्य हमें फैलते हुए दिखाई देते हैं। और बड़े बड़े राज्यों की स्थापना इस समय पर की गई, जिसमें कौशल, काशी, विदेह, काम्पिल्य इत्यादि मुख्य रूप से दिखाई देते हैं। और राज्य के विस्तार के साथ साथ जो राजा थे उनके अधिकारों में भी वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। राजा वंशानुगत होते थे, वो पूर्व वैदिक काल में भी वंशानुगत थे। तो और जो राजा थे वे प्रजा और कानूनों के संरक्षक थे, सैनिक और न्याय संबंधी कार्य इत्यादि भी वही किया करते थे। और वर्ण व्यवस्था यहाँ पर भी हमारी जिस प्रकार से पूर्व वैदिक काल में थी वो हमें यहाँ पर भी होती हुई दिखाई देती है। लेकिन यहाँ जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं को शिक्षा का अधिकार तो था, लेकिन संपत्ति में उनको अधिकार नहीं था। और यहाँ हमें महिलाओं की स्थिति थोड़ी डाउन होती हुई दिखाई देती है। तो इससे आगे का जो काल है उसको हम महाकाव्य काल के नाम से जानते हैं। रामायण और महाभारत इस समय के 2 बड़े महाकाव्य हैं जिनकी रचना इस समय पर हुई। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई और महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास के द्वारा की गई। और ये जो दोनों महाग्रंथ हैं हमारे, ये केवल एक सिर्फ ग्रंथ के रूप में नहीं बल्कि एक युग को रिप्रेजेंट करने वाले 2 बहुत महान रचनाएं हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि राम और कृष्ण जो इनके मुख्य पात्र के रूप में उभर करके आते हैं, वे इस युग के महापुरुष थे। और राम को आज भी हम एक आदर्श पुरुष के रूप में उनको देखा जाता है, आदर्शों के प्रतीक के रूप में वो जाने जाते हैं। और सीता को पतिव्रत धर्म की एक एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं उनको। महाभारत कौरव और संघर्ष की कहानी ही नहीं है, बल्कि उस समय का जो धार्मिक, नैतिक, दार्शनिक आदर्श थे उनको भी रिप्रेजेंट करती है। और महाभारत का ही पार्ट है गीता, जो कि संपूर्ण वेद, उपनिषद, पुराण इत्यादि का सार हमें वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो जो इस समय पर ही जो आर्य थे वो आर्य
पूर्व की ओर भी उनका जो साम्राज्य था वो फैलता चला गया। मगध और बंग जैसे जो विशाल राज्य थे वो इस समय पर स्थापित किए गए। और जो राजा थे वो राजा अपने शक्ति, गौरव इत्यादि को बढ़ाने के लिए राजसूय या अश्वमेध यज्ञ किया करते थे। और इस समय पर जो जाति प्रथा थी वो जाति प्रथा कठोर होने लगी और स्त्रियों की प्रतिष्ठा वैदिक युग की तुलना में यहाँ पर कम होने लगी। स्वयंवर की प्रथा के द्वारा वे अपने पति को चुनने के लिए यद्यपि स्वतंत्र थी, किंतु फिर भी उनकी जो स्थिति थी समाज में वह बहुत अधिक अच्छी पूर्व वैदिक काल के समान नहीं थी। और जो यहाँ इस समय पर हमें जो ग्रामीण परिवेशीय समाज है वो हमें अधिक महत्वपूर्ण रूप से दिखाई देते हैं। नगरों की जो संख्या थी वो नगरों की संख्या हमें इस समय पर कम देखने के लिए मिलती है। तो ये महाकाव्य काल के बारे में। इसके बाद में जैन एवं बौद्ध काल हमें का वर्णन हमें दिखाई देता है। और ईसा से 6ठी शताब्दी तक जो विश्व में अनेक महान धार्मिक आंदोलन हुए। चूँकि महाकाव्य काल में मैंने बताया कि इस समय पर जो अनेक समाज में अनेक कुरीतियाँ समाज में उत्पन्न होने लगी थी, जाति प्रथा जैसी की कठोरता और महिलाओं की स्थिति में कमी आना इत्यादि। तो उन समस्याओं को जो इससे पूर्व के समय पर समाज में उत्पन्न हुई, उनको दूर करके समाज को पुनर्जीवित करने के प्रयास जैन एवं बौद्ध काल में किए गए। ब्राह्मणवाद, जाति प्रथा, कर्मकांड, अंधविश्वास, इनके विरोध में महावीर और गौतम बुद्ध ने अपने नए विचार दिए और भारतीय समाज को पुनर्जीवित कर उन पे वापस से एक जो नवीन जीवन है उसका संचार करने का प्रयास किया। महावीर जैन ने सम्यक ज्ञान, धर्म, सम्यक दर्शन जैसे सिद्धांत दिए और प्रत्येक गृहस्थ द्वारा इनके पालन करने की बात कही। उन्होंने गृहस्थों के लिए सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और 5 प्रतिज्ञाओं को मानने की बात की। और धीरे धीरे करके जो जैन धर्म है उसका जो प्रसार है वो हमें संपूर्ण भारत में होता हुआ दिखाई देता है। और इवन इनको जो राज्य थे, जो राजकीय व्यवस्थाएं थी, उनका भी विश्वास इनको प्राप्त हुआ। उन्होंने इनको संरक्षित किया और अपने जो राज्य थे उन राज्यों में इन जो धर्म थे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनका प्रसार किया, उनको फैलाया। इसी प्रकार जो बुद्ध थे, महावीर बुद्ध गौतम बुद्ध, उन्होंने लोगों को सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा दी उन्होंने। और सत्य दृष्टि, सत्य भाव, सत्य भाषण, सत्य कर्म, सत्य निर्वाह, सत्य प्रयत्न, सत्य विचार और सत्य ध्यान जैसे अष्टांगिक मार्ग के अनुसरण का उन्होंने उपदेश दिया। और जैन और बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म का ही अंग माना जा सकता था और ये सुधार आंदोलन के रूप में हमारे सामने आए। और हिंदू धर्म में जो बुराइयां उत्पन्न हो गई थी उन बुराइयों को इन्होंने दूर करने का प्रयास किया। और भारतीय समाज में जो जैन धर्म है, जैन धर्म के लोग आज भी हमें अच्छी संख्या में दिखाई देते हैं। बौद्ध धर्म के लोग यद्यपि भारतीय समाज में अब हमें देखने के लिए नहीं मिलते, लेकिन यदि हम तिब्बत की तरफ या फिर हम चाइना की तरफ जाएं तो बौद्ध धर्म के अनुयायी अभी भी बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। इसके बाद का जो समय है वो मौर्य काल है और चंद्रगुप्त मौर्य को इसका संस्थापक माना जाता है, जो कि 322 ईसा पूर्व हमें दिखाई देते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। और जो मौर्य काल में ही भारतीय सभ्यता, संस्कृति और धर्म का प्रचार अन्य देशों में हुआ। और चंद्रगुप्त के जो पौत्र थे अशोक, वो इतिहास के महान प्रतिभाशाली शासक थे, राजा थे। और उन्होंने जो भारत है उस भारत को ज्योग्राफिकली यदि देखा जाए तो एक बहुत बड़े क्षेत्र पर उन्होंने शासन किया और पूरे भारत को उन्होंने एक करने का कार्य किया। इससे पूर्व जो शासक हुए वे छोटे छोटे भागों पर अपना शासन किया करते थे, लेकिन अशोक ने पूरे भारत में एक साथ अपना शासन किया और बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। और अपनी जो संतान थी, उनके पुत्र और पुत्री, उनको भी श्रीलंका तथा अन्य देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने भेजा। और इस समय की जो कला थी, स्तूप, स्तंभ, राजप्रसाद, गुफाएं, ये सब हमें देखने के लिए मिलती हैं।
और वर्ण व्यवस्था के स्थान पर जो जाति व्यवस्था थी वो मौर्य काल में पनपनी प्रारंभ हो गई थी। इसके बाद का जो टाइम है वो शक एवं कुषाण काल है। और मौर्य काल के बाद ईसा की दूसरी सदी से लेकर के दूसरी सदी पूर्व से चौथी सदी बाद तक भारत में कोई भी ऐसी राजनीतिक शक्ति नहीं थी कि जो भारत को के बड़े जो भाग है भारत का उस पर शासन कर पाए। और उस समय अनेक शासक यहाँ पर थे जो छोटे छोटे अपने साम्राज्य जिन्होंने स्थापित कर रखे थे, जिसमें यवन, पल्लव, शक, कुषाण इत्यादि थे। और शक जो शासक थे उन्होंने सिंधु और राजपूताने पर अधिकार कर रखा था। और जो कुषाण थे उन्होंने भी भारत का जो अन्य एरिया था उस एरिया में अपने शासन को स्थापित कर रखा था। भारत में बौद्ध, शैव, वैष्णव धर्मों को अपना लिया गया था और संस्कृत एवं प्राकृतिक भाषाओं का राजकाज में प्रयोग किया जाता था। विज्ञान एवं कला के क्षेत्र में भी इस समय प्रगति हुई। और ये जो शक एवं कुषाण इत्यादि थे ये बाहरी शासक थे, लेकिन जब उन्होंने भारत पर शासन करना प्रारंभ किया तो वे भी भारतीय बन गए। लेकिन इस समय पर जो संपूर्ण भारत है वो संपूर्ण भारत हमें अनेक भागों में विभाजित होता हुआ भी दिखाई देता है। इसके बाद में जो 300 से 500 ईस्वी तक का जो समय है वह गुप्त साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। और इसके जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। गुप्त काल में चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त इत्यादि महान प्रतापी राजा हुए जिन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत के बहुत बड़े बड़े भागों पर शासन किया। और चीनी यात्री फायान जब भारत में अपनी यात्रा पर आए तो उन्होंने काफ़ी कुछ इन शासकों के बारे में लिखा। और इस युग में जो देश में राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक, आर्थिक जीवन, कला, नाटक, संगीत, ज्योतिष इत्यादि सभी क्षेत्रों में बहुत महान प्रगति हुई। हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म का पुनरुद्धार हुआ। और जो गुप्त सम्राट थे उन्होंने बौद्ध धर्म को भी बहुत अधिक जो उन्होंने उनको बहुत संरक्षित करने का प्रयास किया, उसको आश्रय देने का प्रयास किया। और विदेशी व्यापार बहुत अच्छी मात्रा में इस समय पर होता था। तो गुप्त काल में जो हमारा देश है उसमें राजनीतिक और साहित्यिक, वैज्ञानिक प्रगति हमें होती हुई दिखाई देती है, धार्मिक अभ्युदय होता हुआ दिखाई देता है। और यदि एक सामान्य रूप से देखें तो एक जो सुख शांति का समय है वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद का जो टाइम है वो मध्यकाल के रूप में जाना जाता है, जिसमें सर्वप्रथम राजपूत काल की बात की जाती है। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हो गया। और 7वीं से 12वीं शताब्दी तक यदि हम देखें तो उत्तरी भारत में राजपूतों का शासन रहा। इसे मध्य युग के नाम से हम जानते हैं। अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य बने जो आपस में इनमें युद्ध इत्यादि होते रहते थे। और इस युग में संकीर्णता की जो प्रवृत्तियां हैं वो प्रबल होती हुई दिखाई देती हैं। नवीनता, मौलिकता और जो प्रगतिशील दृष्टिकोण था उसका अंत होता हुआ दिखाई देता है। धार्मिक कर्मकांडों में वृद्धि हुई। उच्च वर्ग की जो नैतिकता है उसका पतन हुआ। विलासी जीवन व्यतीत करने में लोग विश्वास रखने लगे। दक्षिण भारत के मंदिरों में देवदासी प्रथा का प्रचलन हुआ। बाल विवाह, जौहर, विधवा विवाह का अभाव, सती प्रथा ये सब इसी युग की देन है। जागीरदारी प्रथा एवं सामंतवादी व्यवस्था राजपूतों की ही देन है। और इस समय पर जाति प्रथा अपने सुदृढ़ रूप में, अपने चरम रूप में मौजूद दिखाई हमें देती है। यद्यपि कला एवं साहित्य का भी यहाँ पर हमें विकास होता हुआ दिखाई देता है। और अनेक जो स्थापत्य कला है उसके अच्छे उदाहरण हमें इस समय पर दिखाई देते हैं। इसके बाद का जो टाइम है वो मुस्लिम काल है। भारतवासियों का अरब निवासियों से यद्यपि व्यापारिक संबंध बहुत प्राचीन था, लेकिन जो हमारे जो आसपास के जो देश थे उनके जो मुस्लिम थे वो मुस्लिम इत्यादि भारत पर आक्रमण करते रहते थे। और उसी में महमूद गजनवी ने दिल्ली पर आक्रमण किया। पृथ्वीराज चौहान को हराकर मुस्लिम राज्य की उन्होंने नींव डाली यहाँ पर। और इस समय पर चूंकि राजपूत राजाओं की शक्ति घट रही थी तो ऐसे में यहाँ पर हमें जो मुस्लिम शासक हैं उन मुस्लिम शासकों का हमें जो साम्राज्य है वो साम्राज्य स्थापित होता हुआ दिखाई देता है।
और उसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश इत्यादि यहाँ पर आए और मुगलों ने लगभग 600 वर्षों तक भारत पर शासन किया, जिसमें अनेक शासक प्रसिद्ध भी हुए, जिसमें बाबर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर इत्यादि नामों से हम सभी परिचित हैं। और जब इसके बाद में जब ब्रिटिश यहाँ पर हमारे भारत में आते हैं तो उस समय तक, उसके पूर्व तक जो मुस्लिम हैं उन मुस्लिमों का शासन हमें दिखाई देता है। इसके बाद का जो समय है उसे आधुनिक काल के नाम से जानते हैं, जिसमें कि जो ब्रिटिश काल है वो ब्रिटिश काल हमें दिखाई देता है। और भारत में जो अंग्रेजी राज्य है उसकी नींव ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा डाली गई थी 1761 के आसपास। और 1858 में 1858 में जो भारत के शासन का कार्य था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने हाथ पे ले लिया। हम सभी 1858 का जो स्वतंत्रता संग्राम था हमारा, उससे हम सभी परिचित हैं, जो कि वो बहुत अधिक व्यवस्थित नहीं था। इस कारण हम अंग्रेजों से अपने आप को उस समय तक आज़ाद कराने में सक्षम नहीं हो पाए थे। और अगले कुछ सालों तक, 100 साल तक लगभग 1947 तक अंग्रेजों का शासन भारत पर रहा। उन्होंने भारतीय समाज में बहुत अधिक परिवर्तन भी अंग्रेजों के कारण आए, अनेक प्रकार के शोषण का शिकार भी हुए, और जो विकास है उस विकास का एक जो नवीन जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी हमें यहाँ पर होते हुए दिखाई देते हैं। जैसे अंग्रेजों के शासनकाल में ही देश में सड़कें, रेल, जलमार्ग, पोस्ट, टेलीग्राफ, टेलीफोन, रेडियो, सिंचाई, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, शिक्षा इत्यादि क्षेत्रों में अनेक परिवर्तन हुए। भौतिक प्रगति भारत ने की। और अंग्रेजों ने देश को विशाल शासन तंत्र, नौकरशाही, संसदीय प्रजातंत्र दिया। और इससे पहले चूंकि राजसत्तात्मक व्यवस्था थी, राजशाही व्यवस्था थी, राजाओं का शासन था, उनसे भारत को मुक्ति मिली और भारत में औद्योगिकरण की नींव पड़ी। तो काफ़ी इम्पैक्ट हमें जो ब्रिटिश समाज है उसका हमें समाज में दिखाई देता है। और यदि इसको हम प्रभाव को जानने की कोशिश करें तो इसको हम अलग अलग क्षेत्रों में बांट के देख सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में हमें जो उदारवाद, व्यक्तिवाद, नौकरशाही, संसदीय प्रजातंत्र, ये सब ब्रिटिश देन है। सामाजिक क्षेत्र में संयुक्त परिवार के स्थान पर एकाकी परिवारों की वृद्धि है, अस्पृश्यता का अंत, जाति प्रथा में का कमजोर होना, प्रेम विवाह, विलंब विवाह, अंतरजातीय विवाह, बाल विवाह, सती प्रथा की समाप्ति, विधवा पुनर्विवाह की स्वीकृति, स्त्रियों की सामाजिक परिस्थिति में वृद्धि और समाज सुधार आंदोलन, ये सब हमें सामाजिक क्षेत्र में अंग्रेजों की देन दिखाई देते हैं। जो हमारा पहनावा है, कोट, पैंट, टाई, जो उपयोग की चीज़ें हैं, कुर्सी, टेबल इत्यादि, इन सब का प्रयोग हमें इसी के कारण ब्रिटिश प्रभाव से ही हमें दिखाई देता है। शिक्षा के क्षेत्र में यदि हम देखें तो हमने आधुनिक सार्वभौमिक शिक्षा को अपनाया। इससे पूर्व जो हमारी शिक्षा की प्रणाली थी वो बहुत ही परंपरागत प्रकार की थी। भारतीय साहित्य पर अनेक जो विदेशी विद्वान हैं उनका हमें प्रभाव दिखाई देता है। जो हमारी भवन शैली है, हमारी कला शैली है, नृत्य के क्षेत्र में और व्यवसाय के क्षेत्र में, वाद्य जो यंत्र हैं उनके क्षेत्र में हमें जो ब्रिटिश प्रभाव है वो ब्रिटिश प्रभाव हमें दिखाई देते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का यदि हम समय देखें तो जो अंग्रेजों ने जो भारत में परिवर्तन किए, उसके बाद में जो भारत है वो भारत को उन्होंने आधुनिकीकरण से परिचित करवाया। तो जब 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली तो जो अंग्रेजी शासन था वो एक बहुत बड़ा आधार था कि आगे का जीवन हम किस प्रकार का गुजारने वाले हैं, किस प्रकार का आगे का हमारा समाज होने वाला है। और आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत के लिए एक नया संविधान बनाया गया। अभी 26 नवंबर को हमने संविधान दिवस के रूप में मनाया था। और चूँकि संविधान हमारा उस दिन बन करके तैयार हुआ था और उसके कुछ पार्ट उस दिन ही लागू हो गए थे, बाकी जो संपूर्ण संविधान है वो हमारा 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। और इसीलिए हम उसे एक गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और इसी ने हमारे जो देश को 26 जनवरी 1950 से ही हमारे देश को एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया। और हमारे जो संविधान है उसने सभी नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, शिक्षा, सांस्कृतिक विशेषताएं बनाए रखने के उपचार, ये जो मौलिक अधिकार हैं वो मौलिक अधिकार हमें प्रदान किए। नीति निर्देशक तत्व हमें प्रदान किए। हमारे मौलिक कर्तव्य हमें
बताए और हमारे जो कर्तव्य हैं उनके साथ साथ हमारे जो अधिकार हैं उन अधिकारों से हमें परिचित कराया। तो यदि हम भारतीय समाज को इस संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में जब हम देखने का प्रयास करते हैं तो हमें समझ में आता है कि भारतीय समाज बहुत अधिक विविधताओं से भरा हुआ है और संघर्ष भी रहे हैं हमारे, और सफलताएं भी हमारी बहुत सारी रही हैं। और इन्हीं के आधार पर जो वर्तमान भारतीय समाज है वो भारतीय समाज हमें इस रूप में हमें दिखाई देता है। पूर्व की गलतियों से सीख कर कि हम अपने वर्तमान को सुधार सकते हैं, हम अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। और तो अभी की क्लास के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का करेंगे। थैंक यू।